मध्य प्रदेश सरकार लगातार निवेश सम्मेलनों और उद्योग जगत से साझेदारी के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। इंदौर भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर अब कटनी का माइनिंग कॉन्क्लेव, ये सब उसी विजन का हिस्सा हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम प्रदेश को औद्योगिक विकास का हब बनाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस हमेशा इन समिट्स पर सवाल उठाती रही है, लेकिन सरकार का फोकस प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स में 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए, तो वहीं अब सरकार खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र पर फोकस कर रही है, क्योंकि यही वो सेक्टर है जिसमें रोजगार सृजन, पूंजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। कटनी का ये माइनिंग कॉन्क्लेव इस रणनीति का अगला कदम है, जहां अडानी, बिरला, टाटा और अल्ट्राटेक जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ 1500 से ज्यादा निवेशक और नीति निर्माता जुटे। सरकार का मकसद साफ है, खनिज संपदा को सिर्फ कच्चे माल तक सीमित न रखकर वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज विकसित करना और प्रदेश में माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश खनिज संपदा से संपन्न है और निवेशक हितैषी नीतियों की वजह से यहां असीम संभावनाएं मौजूद हैं। कटनी में हुआ माइनिंग कॉन्क्लेव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किए 3 बड़े करार। कोल इंडिया और एमपी स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू, आईआईटी आईएसएम धनबाद और आईआईएसईआर भोपाल के साथ खनिज खोज सहयोग, अडानी, बिरला, अल्ट्राटेक समेत 1500 निवेशक मौजूद, प्रदेश की खनिज संपदा पर प्रदर्शनी, खनन में ऑटोमेशन, एआई और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा। मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है? पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली है, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें हैं। हमने सब प्रकार के, आजकल तो हम आगे बढ़ करके और कुछ समय बाद एयर कार्गो भी हमारे प्रदेश के अंदर बनने वाला, हम इस बात के लिए कह सकते हैं हमारी बहुत जल्दी तैयारी है। कटनी तो माइनिंग के लिए, कटनी में क्यों नहीं होना चाहिए? कटनी तो इसकी पहचान है, इसलिए सब प्रकार के मिनरल, न केवल कटनी बल्कि पूरे प्रदेश में, सही कहा, लेकिन महाकौशल में परमात्मा की विशेष कृपा। वहीं इस कॉन्क्लेव पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि ये खनन उत्सव है, जहां स्थानीय कारोबारियों और आदिवासियों की आवाज को नजरअंदाज कर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर माफिया को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1500 जो यहाँ के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए, उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। तो सरकार क्या इस अवैध खनन को क्यों नहीं रोकना चाहती? क्या सरकार के पास तंत्र नहीं है? बहरहाल माइनिंग कॉन्क्लेव सिर्फ खनन पर केंद्रित आयोजन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को मेक इन इंडिया और माइन इन इंडिया का केंद्र बनाने की बड़ी कोशिश है। एक तरफ सरकार इसे प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का नया अध्याय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे कॉरपोरेट हितों का उत्सव कह रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि माइनिंग कॉन्क्लेव से प्रदेश को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे माइनिंग से शाइनिंग। दरअसल कटनी में आज एक बड़ी माइनिंग कॉन्क्लेव हुई और उसमें देश भर से माइनिंग खनन से जुड़े निवेशक, उद्योगपति, कारोबारी शामिल हुए। कुछ लोग तो ऑनलाइन के जरिए विदेशों से भी जुड़े। तो छोटे ज़िले में बड़ा आयोजन, और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मध्य प्रदेश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो दिशा मध्य प्रदेश ने तय की है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन प्रदेश के लिए बहुत सुनहरे दिन साबित होने वाले हैं।
और आप ये देखिए कि सरकार का पूरा फोकस इंडस्ट्री पर है। उद्योग का डेवलपमेंट कैसे हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, हर जिले में एक छोटी मोटी एक इकाई ज़रूर इस्टेब्लिश हो, ये सरकार की मंशा है। और हमने यह देखा कि मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तमाम सभी शहरों में इन्वेस्टर समिट हुई और अभी तक जितनी समिट हुई सबका यदि हिसाब लगाया जाए तो करीब 30 लाख करोड़ के आसपास निवेश के प्रस्ताव सरकार की जेब में रखे हुए हैं। और केवल जेब वाली बात नहीं है, उद्योगपति निवेशकों ने मध्य प्रदेश में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और कई जगह काम शुरू हो भी चुका है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा एक स्टेट मुझे नज़र आता है, सरकार भी इसका दावा करती है कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन यहाँ इंडस्ट्री को लेकर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए ये गौरव के क्षण है। कुछ खामियां ठीक है, हो सकती हैं, उनको भी सरकार दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में प्रदेश ने यदि रफ्तार पकड़ी है तो ये शुभ संकेत है। और कटनी, जिसको कि माइनिंग का हब है, यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज संपदा प्रदेश में हमारे पास है, उसका दोहन सही मात्रा में हो, अच्छे से हो, इंडस्ट्री लगे, लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, ये एक सरकार की मंशा है। सफलता भी कितनी मिलती है ये देखने वाली बात होगी। चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव के क्या है मायने? क्या खनन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान? स्थानीय कारोबारियों को कॉन्क्लेव से कितना मिलेगा फायदा? कांग्रेस क्यों उठा रही माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे जी हैं। गुंजन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत गुंजन जी आपसे ही कर लेते हैं। बड़े धमाके कर रही है सरकार, हर जिले में, हर छोटे छोटे जगह पर इन्वेस्टर समिट कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको माइनिंग से शाइनिंग की स्थिति? देखिए योगीराज जी, सर्वप्रथम तो जब भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात आती है तो एक मूल मंत्र है हमारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसलिए इस मूल मंत्र को मैं दोहरा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब में हम सार्वजनिक रूप में हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है उसके विकास की बात करते हैं। और इसमें जो प्रयास है उसमें आपका और हमारा प्रयास के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं का प्रयास रहता है कि अगर प्रतिनिधि के रूप में जनता ने उन्हें चुना है और सरकार बनी है तो हमारा एक दायित्व है कि हम जनता के हर एक जो जनहितैषी मुद्दे हैं उसको उठाएं और उसको जनता को उसका लाभ पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने कुछ संकल्प लिए थे योगीराज जी। 456 संकल्प में से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है एक सरकार को उसे पूरा करने का, लेकिन आज 1.5 वर्ष में ही जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने 300 से ज्यादा संकल्पों पे काम शुरू कर दिया, 55 से ज्यादा संकल्प आज पूरे हो गए। और एक तरफ अगर हम संस्कृति, धरोहर, इतिहास की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम विकास के भी नए आयाम रच रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित राष्ट्र 2047 के संकल्प लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ निभाने के लिए अब हम मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पे काम शुरू कर रही है। आप देखिए, विकास के नए आयाम रच रही है, नवाचार लेकर आ रही है, जैसे कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नवाचार लेकर आई थे। उन्होंने शुरुआती दौर में उज्जैन से उसकी शुरुआत की थी, तो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सागर, नर्मदापुरम, हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। निवेश आए थे, देश विदेश से सभी ने निवेश किया था और वहां जो रोजगार उत्पन्न हुआ, जो विकास हुआ, वो एक नवाचार की श्रेणी में आता है। और आज कटनी में भी जिस तरह माइनिंग कॉन्क्लेव जो रखा था, ये हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए, हमारे
जो हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है, कटनी जो माइनर मिनरल्स के लिए जानी जाती है जगह, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी वहां रोजगार उत्पन्न होगा, विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए ये डॉक्टर मोहन यादव जी के कदम है। ठीक बात। समर सिंह जी, अब माइनिंग से शाइनिंग हो रहा है, मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, निवेशक मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव तो जेब में रखे हैं सरकार के पास, तो खुश होना चाहिए साहब। ऐसे निवेश, बिल्कुल ऐसे निवेश हम पिछले 20 सालों से 7-7, 8-8 बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यमों से देख चुके हैं कि जेब में रहते हैं और जेब में रखे रखे ही जो है पर्ची गल जाती है। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा योगी राज जी की प्रदेश के लिए सुनहरे दिन आने वाले। मैं कहता हूं कि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित जो खनन माफियाएं हैं उनके तो सुनहरे दिन पहले से ही चल रहे हैं, और जो पिछले 2 साल गुजरे उसके अंदर तो पोबारा हो गई है कि मतलब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ उस पैसे को निवेश किया जाए, क्योंकि खनन के माध्यम से इतना दोहन इस सरकार ने कर लिया है, उनके नेता मंत्रियों के परिवारों ने और इनके द्वारा पोषित जो खनन माफिया उन्होंने कर लिया है कि ये तो कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता मात्र है, उससे फायदा तो खूब मिल रहा है इन लोगों को। जहां तक की बात है, कटनी के अंदर कार्यक्रम हो रहा है और कटनी के ही हमारे संजय पाठक साहब हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि उन्हें जो है माइनिंग जो मीट है इसका ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार माइनिंग के अंदर हुआ है, जिनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हुई है, 520 करोड़ रुपए का जो जिनके ऊपर एक अतिरिक्त माइनिंग का आरोप लगा हुआ है, 44 करोड़ रुपए का जो है जीएसटी का नुकसान बताया जा रहा है, और वहीं पे शिकायतकर्ता कहता है कि 8 से 10 उत्तर प्रदेश में कटनी में हुआ है संजय पाठक जी द्वारा। ये आंकड़े आयकर विभाग और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है और अखबारों के अंदर प्रकाशित खबरों के माध्यम से मैं आपको कर रहा हूं, तो वैसे कटनी की बात नहीं है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश के अन्य जिले हैं, आप जाके देखिए कि जब सिर्फ कटनी के अंदर ये अगर स्थिति है तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित गुंडों ने और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित जो खनन माफियाओं ने क्या हालत कर दी होगी। ये सिर्फ दिखावा मात्र है, ये औपचारिकता मात्र है, सिर्फ ये कार्यक्रम कर अपनी छवि को बहुत लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री हमेशा फेल होते जा रहे हैं। आप अगर यथास्थिति देखें मध्य प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर शहडोल के अंदर एक एएसआई होता है, वो आत्महत्या कर लेता है ये लिखकर कि उसे डिपार्टमेंट की तरफ से और भू माफियाओं खनिज माफियाओं की तरफ से परेशान किया जा रहा है। ठीक है, एक कमेंट में ले लेता हूं। अगर आप उठा के देखें उस दिन का अखबार तो आपको पता चलेगा, आज तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। ठीक है समझ लीजिए, एक कमेंट में ले लेता हूं प्रकाश सक्सेना जी का। प्रकाश जी, ये जो इतने कॉन्क्लेव हो रहे हैं जगह जगह, इनका कुछ असर दिख रहा है कि ये इवेंट होके ही रह जा रहे हैं? अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो तो इवेंट्स का ही रहा है, क्योंकि जो शिवराज सरकार के दौरान जो इवेंट्स हुए हैं उसके रिजल्ट्स जमीन पे दिखाई नहीं दिए। मेरी कई इंडस्ट्री के अधिकारियों से, केवीएन के अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती थी, उनका कहना यह था कि यदि सरकार अपने लोकल जो अपने उद्यमी हैं, जो क्षेत्रीय उद्यमी हैं, उन पे इतना यदि विश्वास कर लेती वह हमें रिजल्ट दे देते, जो हमें इनसे नहीं मिल पाया। तो पर अब मोहन यादव जी को सिर्फ अभी 2 ही साल होने को हैं, तो उनसे उम्मीद की जा सकती, जो इस बार जो उन्होंने जो नीति लाए हैं, नई नीति, जो थोड़ा सा मुझे करेक्शन दिखाई देता है पिछली शिवराज सरकार से जी। उनका जो मानना है कि उन्होंने इसमें और उत्खनन के बाद की प्रक्रियाओं को जोड़ लिया है, कि जो जैसे आप खनिज निकाल रहे हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे जो धातु निकलेगी वो यही निकलेगी, जैसा खबरों में चल रहा है। बिल्कुल। और उससे बनने वाले जो मटेरियल हैं, जो इस समय जो वैश्विक स्थिति है, ऐसी नीति की जरूरत भी है, लेकिन उसमें हमें ये आंकड़े पारदर्शी रूप से रखना पड़ेगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ और कॉस्टिंग कितनी कम हुई, जनता को कितनी राहत हुई, और हम वैश्विक स्तर पे उन मटेरियल्स में कितने कॉम्पिटिटिव हो पा रहे हैं। ये यदि मोहन यादव जी करेक्ट कर लेते हैं, मतलब क्षेत्रीयता यहां पर उससे संबंधित एक चेन उद्योगों की यदि लगाते हैं तो परिणाम अच्छे लगेंगे। एक शब्द जो समर सिंह जी ने उपयोग किया था, दोहन। दोहन नहीं, अभी तक शोषण चल रहा था। दोहन मतलब जैसे गाय से हम दूध निकालते हैं, बछड़ा भी पीता है और थोड़ा हम भी ले लेते हैं,
प्रकृति का दोहन ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसकी चिंता हमारी नहीं। आज ये दोनों शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने माइक से किया और उन्होंने कहा कि थोड़ी पॉजिटिविटी लगती, पर वो जमीन पे कितनी आती वो हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने अर्थ भी बताया कि दोहन का, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हम गाय दूध देती है तो हम अपने लिए भी देती है और बछड़े के लिए भी देती है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो शोषण नहीं कर रहा हो, गाय को निपटा रहा है जी, वो ना हो बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि यदि उन्होंने जिक्र किया तो उसकी चिंता उनको है। ठीक है गुंजन जी, एक दो सवाल समर सिंह जी ने उठाए, और दूसरी एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि निश्चित तौर पर माइनिंग के सेक्टर में मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ ऐसे ऐसे खनिज हैं जो कहीं नहीं देश में। हीरा टॉप क्वालिटी का मध्य प्रदेश में मिलता है, कॉपर के मामले में हम अव्वल नंबर पर हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारी जो रत्न गर्भा प्रदेश है ये, इसमें प्रकृति पृथ्वी खुद उगल रही है, हीरे मोती और ये चांदी और सोने। सवाल सिर्फ इसी बात का आता है कि एक तो क्या है कि ये जो बार बार अभी उमंग सिंगार जी ने भी एक सवाल उठा रहे थे कि वन माफिया बहुत सक्रिय है, आदिवासियों की चिंता सरकार नहीं कर रही है। दूसरा, जिन वन संपदा के ऊपर हम इठलाते हैं, इतराते हैं, उनकी अवैध कटाई हो रही है। तो ये दो तीन चीज़, इस पर भी यदि सरकार ध्यान दे, निश्चित तौर पर देखिए सरकार के प्रयासों में कोई कमी नहीं, और हर जगह मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लगा भी रहे हैं। पर ये जो दो तीन बात जो हो रही है उस पर भी शायद सरकार सोचे विचारे, अंकुश लगाए तो शायद और अच्छे परिणाम आपके सामने होंगे। देखिए, ये जो कांग्रेस के लगाए आरोप हैं, ये उतने ही सत्यहीन, उतने ही तथ्यहीन और उतने ही निराधार हैं योगी जी, जितने कि इनके अपनी पार्टी का जो भ्रष्ट हो रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए कई ऐसे उदाहरण है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठा रही है। हम एक बैलेंस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम फेयर ट्रांसपेरेंसी रिव्यू रिफॉर्म में तो यकीन रखते ही रखते हैं, पर इसके साथ साथ ये सरकार, आप देखिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए भी कई प्रयास कर रही है और साथ ही साथ विकास की, डेवलपमेंट को लेके भी कई प्रयास कर रही है। तो इसको किस तरह इसको बैलेंस किया जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस की तरफ भी हम प्रयास इन दोनों के सामंजस्य बैठाकर जनता के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जनता की भावनाओं के साथ चलने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। और आपने जिस तरह कहा कि माइनर मिनरल्स में मध्य प्रदेश की जो प्रकृति है वही इतनी उत्तम है कि हमें, चाहे हम हीरा की बात कर ले, हम पन्ना की बात कर ले, हम अनगिनत इतने माइनर मिनरल्स हैं जो मध्य प्रदेश के लिए ही गौरवशाली है। तो क्यों ना हम मध्य प्रदेश का नाम पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएंगे। तो हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये जिनके पास कोई काम नहीं बचा है कांग्रेस के पास, ये कुर्सी और सत्ता के लोग ही, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो जनता से जुड़े मुद्दे उनके पास है नहीं, इसलिए इस तरीके की तथ्यहीन और सत्यहीन बात करके सिर्फ एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर्यावरण को भी संरक्षित रख रहे हैं और हम जनता का विकास भी कर रहे हैं। ठीक बात। समर सिंह जी, एक सवाल आपसे भी है। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल तो आपको उठाना ही चाहिए और प्रयास ये भी होने चाहिए कि सरकार के गलत कामों पर लगाम भी आप ही लगाएंगे, लेकिन एक ऐसा मॉडल भी सेट आपको करना पड़ेगा कि जैसे आपके कांग्रेस शासित जो स्टेट हैं वहाँ ऐसी समिट क्यों नहीं हो रही, या वहाँ जो हो रहा है वो भी आप एक बार बताएं कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम केवल सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो वो जो आपके जो स्टेट हैं उसके में भी यदि ऐसे उदाहरण आएंगे तो हो सकता है तो ये हेल्दी कंपटीशन और बढ़ जाएगा थोड़ा। देखिए, सर्कस करना और विकास करने में अंतर है। हम वहां पर विकास कर रहे हैं और वहां का विकास वहां की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार और वहां की जीडीपी के अनुसार आप जाके पता कर सकते हैं। आपके पास में सारे संसाधन हैं, आप जाके पता कीजिए कि कहाँ पर सर्कस हो रहा है और कहाँ पर जो है विकास हो रहा है। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बता दूं कि हीरा मिलता है हमारे पास, जो खनिज है, पन्ना जगह का नाम है, पन्ना हमारे यहाँ नहीं मिलता। तीसरी बात, आपने कहा कि हमारे आरोप बेबुनियाद है। जाकर उस एएसआई, वो ईमानदार एएसआई प्रमोद पवन, माफ कीजिएगा, उसके घर पर जाके उसके बच्चों को ये बात बोलिए आप कि ये झूठी है और तुम्हारे पिताजी जो है झूठा जो है सुसाइड नोट लिख कर गए हैं। ये आप जाके उनको बोलिए आंखों में आंख डाल के, तब हम आपको मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने
निचले स्तर तक गिर गए हैं कि सहानुभूति खत्म हो गई है इनके अंदर। एक व्यक्ति एक सिस्टम से खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, लिख कर जाता है कि अधिकारियों और खनन माफियाओं के कारण वो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन राजनीतिक लोभ जो बोलते हैं वो अब आप सामने दिखेगा आपको कि इनको राजनीतिक लोभ है कि उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और आज तक उस किसी के ऊपर FIR नहीं। ये बहुत गंभीर विषय है, ये सोचने वाला विषय है कि किस प्रकार जो है मध्य प्रदेश के अंदर खनन माफिया जो है वो हावी हो चुके हैं। कभी किसी के ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं, कभी JCB जो है वो चला देते हैं, कभी गोलियां चलती है, कभी के अधिकारियों की बंदूकें छीन कर ले जाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये बहुत अलार्मिंग स्टेट है, बहुत ही अलार्मिंग वो है जहां पर इनको काम करना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप देखिए, ये कर रहे हैं चरण वंदन, ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का गुणगान। करना चाहिए, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो बिल्कुल करना चाहिए, हो सकता है कि ये काम उन्होंने अच्छे करे हो, लेकिन उसके बाद में अपनी जो बुराइयों को छुपाने के लिए झूठ बोलना, जनता से झूठ बोलना और टीवी चैनल पर आके झूठ बोलना, मुझे नहीं लगता कहीं से। समर सिंह जी एक बात ठीक है, देखिए ये बात आप कह सकते हैं कि साहब ये चरण वंदन कर रहे हैं या गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे। अभी आप देखिए रायसेन में बड़ा कोच फैक्ट्री का बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूं कि मैं जो है विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, और कहीं भी फोर्स जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से लगाया जाता है। इनका डायरेक्शन गलत है। इनके डायरेक्शन में, इनकी नीति में एक कार्यक्रम करना एक तरफ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, दूसरी तरफ ये जो है खनन माफियाओं को, ड्रग्स माफियाओं को, अन्य जो तस्करों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये पर्दे के पीछे की असलियत कुछ और है और पर्दे के आगे की असलियत कुछ और है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में कई इन्वेस्टर मीट हो गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितने रोजगार आपने पिछले 780 दिनों के अंदर दे दिया, 2 सालों के अंदर दे दिया? इनके पास जवाब नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं होगा, ले लेते हैं जवाब। इन्होंने किसी प्रकार, अरे हमें तो पता है ना, पूछे चलिए। अरे आपको कैसे पता? कितना रोजगार दे दिया, चलिए बताइए, रोजगार का आंकड़ा बता दीजिए पिछले 2 साल। बता दीजिए गुंजन जी। इस तरीके के जो बातें कर रहे हैं हास्यप्रद बातें हैं। आप अपनी आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए। हास्यप्रद है, अभी हाल ही में उमरिया में हमें देखा हमने कि किस तरह अब रेल कोच की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डल रही है। ये क्या दर्शा रहा है? आंकड़े पूछ रहा हूं मैं, स्वदेशीकरण की तरफ आगे आ गए हैं कि अब हम हमारे मध्य प्रदेश को जिस तरह मेक इन इंडिया की जो पहल थी, अब हम मेक इन मध्य प्रदेश पे लेकर आ रहे हैं, स्वदेशीकरण अपना रहे हैं। यहाँ हम रेल कोच का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बहुत गौरवशाली इतिहास है मध्य प्रदेश के लिए भी। और ये किस चीज की बात करें? 60 वर्षों तक जिसने देश की कमान संभाली कांग्रेस के नेताओं ने, क्या किया था उन्होंने हाल? मैं आपको उसका उदाहरण दूंगी, डेटा। अगर मैं अर्थव्यवस्था की भी बात कर लूं, अरे आप तो सिर्फ इतना बताइए, 2 साल में कितने रोजगार दिया आपने? पैमाने पे थी। बेफिजूल की बातें करके आप तो हमारा समय वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, आप तो आंकड़े बता दीजिए 2014 से लेके अगर आज 2025। अरे आंकड़े 2 साल के, पिछले 2 साल के आंकड़े बताइए। लेकर आए हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये है आंकड़े। अरे तो आंकड़े पूछिए ना, 19 ट्रिलियन जो हमारी, इतना प्रिविलेज मत दीजिए। ठीक है, मैं एक सवाल प्रकाश जी से लेता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। एक सवाल नहीं तो पीछे रह जाते हैं प्रकाश जी, उत्तर नहीं है। प्रकाश जी आंकड़े, ये जो बात, जी आप ये बात बोलिए, आपने आंकड़े नहीं पूछ पाए हैं आप। अरे समर जी आंकड़े ही बोल रही थी, तो सुनिए, तो थोड़ी धैर्य रखिए। पिछले 2 साल के आंकड़े बता सही आंकड़े जनता को पता है। आप सोच रहे हैं आपकी बौखलाहट से आप रोक देंगे, तो वो आपकी गलत मंशा है। हमारी बौखलाहट किस प्रकार से? चलिए ठीक है, मैं एक सवाल जरा प्रकाश जी से लेता हूँ क्योंकि वो आप दोनों के बीच में उनका वो सवाल छूट जाएगा। तो प्रकाश जी, आंकड़े शून्य है। प्रकाश जी, आंकड़े शून्य है, कार्यक्रम हो रहा है। चूंकि देखिए आप, जनता के पैसों एक प्रदेश वो होता है, जैसे बंगाल में हमने देखा था, इंडस्ट्री लगाने गए, टाटा बड़ा नैनो का बड़ा कारखाना लगा रहे थे और उन्होंने मना कर दिया और पूरे बंगाल की उन्होंने बिल्कुल 12 बजवा ली। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ समय से जो माहौल बना, उसकी प्रशंसा तो इसलिए की जानी चाहिए। देखिए आप, जितने इंडस्ट्रियल हब कहे जाते थे जो स्टेट, आज वहाँ सैचुरेशन की स्थिति, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक वातावरण बना और उस पर भरोसा भी कायम है निवेशकों का। नहीं, मध्य प्रदेश में तो हमेशा संभावना रही। ये वनों से आच्छादित रहा, इतने बड़े बड़े पहाड़ रहे यहाँ पे जो आपको गायब दिखेंगे आज की तारीख में। बहुत जगह से ये एक्सप्लॉइटेशन प्रकृति का जितना हुआ उतना जमीन पे रिजल्ट नहीं दिखाई दिए। तो बात
ये है कि यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, अच्छी इच्छा शक्ति वाले नेता की यहाँ पर जरूरत है। यदि मोहन यादव जी अभी जो कह रहे हैं यदि वो कर देते हैं तो संभावना बिल्कुल है। आंकड़े के यदि अनुसार हम जाएं, जो घोषणाएं होती हैं तो हमारे देश में तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए, बल्कि विदेशों से हमें आयातित करना चाहिए बेरोजगार की, उनको भी रोजगार दे दें। लेकिन वास्तविक स्थिति वो है नहीं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लेकर सवाल उठते रहे हैं और यही चिंता मैं कांग्रेस बीजेपी के नहीं, क्योंकि कांग्रेस 15 महीने रही तो वहां भी नहीं, जो जिन पे ये आज आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस के साथ ही भी रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि सत्ता एक माफिया के रूप में भी देखी जाती है, इसलिए संविधान ने उस पर चेक एंड बैलेंस के लिए स्तंभ बनाए जो 3 माने जाते हैं। तो ले दे के सत्ता का वो चुंबक होता है, वो माफियाओं को आकर्षित करता है। ठीक बात है, आपको नहीं चिपकाना है उनको। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जो भी माइनिंग वगैरह है, पब्लिक, उसमें पब्लिक कितनी हिस्सेदार हो रही है, ये नीतियां बनना चाहिए और वो दिखाई देना चाहिए पब्लिक के सामने। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास शुरू हुए हैं और कुछ संकेत भी मिल रहा है। जैसे मैंने जिक्र किया था, रायसेन में बड़ी कोच फैक्ट्री लग रही है और इधर आसपास रतलाम के आसपास अभी मुख्यमंत्री ने बड़ा काम किया है। जबलपुर में आज तो मध्य प्रदेश के लिए इतना शुभ दिन था कि जबलपुर में बड़े फ्लाईओवर का लोगों को समर्पित किया गया। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सड़कों के प्रपोजल तैयार किए गए। तो कहने का अर्थ एक अच्छा दिन था और इस अच्छे दिन पर आप तीनों ने विचार भी अच्छे रखे। आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।